हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग अंकित भाटी सर के दिल्ली पुलिस जीएस की बुक को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग इतिहास को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे आज उसको हम लोग देखेंगे। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर के सम्राट अच्युत देव राय किस वंश के थे? ऑप्शन है संगम, सुलू, अराविडू, तुलु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलु। विजयनगर के सम्राट जो अच्युत देव राय हैं वो तुलु वंश के थे। विजयनगर के सम्राट अच्युत देव राय तुलु वंश के से संबंधित थे। तुलु वंश के कुछ अन्य शासक, पहला है वीर नरसिंह राव जो कि 1505 से 1509 ईस्वी तक, कृष्णदेव राय जो कि 1509 से 1529 ईस्वी तक, सदाशिव राय जो कि 1542 से 1570 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? कौन सा यात्री है जो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? ऑप्शन है निकोलो द कोटी, विलियम हॉकिंस, डोमिंगो पेस, अब्दुल रज्जाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस भारत में अब तक के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। जो डोमिंगो पेस है वो भारत के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय थे, उनके दरबार में आया था। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था। डोमिंगो पेस ने 1520 ईस्वी के आसपास विजयनगर का दौरा किया था। जो डोमिंगो पेस है वो एक पुर्तगाली यात्री था और इसने जो विजयनगर का दौरा किया था वो 1520 ईस्वी के आसपास किया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में अन्य पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने भी विजयनगर की यात्रा की है। जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक अन्य पुर्तगाली भी है जो कि जिसका नाम है बारबोसा, वो भी विजयनगर की यात्रा की है। अगला क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की? ऑप्शन हो जाएगा गोलकुंडा, चालुक्य, बीदर, विजयनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 ईस्वी में की गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा। और कौन से वर्ष में? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के पठार क्षेत्र में स्थित है। जो विजयनगर साम्राज्य है वो दक्षिण भारत के पठार क्षेत्र में स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन है वैष्णव, निर्गुण, सगुण, शैव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गुण। जो निर्गुण शाखा है भक्ति की, उसके अंतर्गत ईश्वर की निराकार रूप की परिकल्पना की गई है। भक्ति की निर्गुण शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है। इस शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे। जो ये शाखा है इसके जो भक्त होते थे वो निर्गुणवादी होते थे। अगला क्वेश्चन है, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? ऑप्शन है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, बंदा नवाज, गौसुद राज। जो अजमेर है वो किस सूफी संत के लिए से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अजमेर किस सूफी संत के से संबंधित है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर शरीफ दरगाह को भारत के सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। जो अजमेर शरीफ है वो भारत के सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल में से एक माना जाता है। ये भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं। जो अजमेर शरीफ का जो दरगाह है, जो भारत में इसके संस्थापक किसको माना जाता है? चिश्ती सिलसिले को। अगला क्वेश्चन है,
शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, गोलकुंडा, फतेहपुर सीकरी, जूनागढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है वो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया था। जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है वो किसने बनवाया था? अकबर ने। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। जो शेख सलीम चिश्ती हैं वो क्या थे? एक सूफी संत थे। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अपने पहले बेटे का नाम सलीम जहांगीर रखा। अकबर ने जो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में उनका जो बेटा था अकबर का, उसका नाम सलीम जो कि जहांगीर नाम था रखा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के उस नवरत्न की पहचान कीजिए जिसने हिंदुस्तानी संगीत को शास्त्रीय विधा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑप्शन हो जाएगा तानसेन, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास, मीराबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तानसेन। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक हैं। तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान गायक संगीतकार थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का जो मूल नाम है वो क्या था? रामतनु पांडे। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। उन्होंने कई नए रागों मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग की रचना की और ध्रुपद शैली में महाकाव्य रचनाएं की। जो तानसेन है उन्होंने कई रागे गाई हैं जिसमें मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग जैसी रचनाएं की और जो ध्रुपद शैली में उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की है। उन्होंने संगीत पर पुस्तकें लिखी जिनमें श्री गणेश स्तोत्र और संगीत सार शामिल है। तानसेन ने संगीत की पुस्तकें लिखी जिसमें श्री गणेश स्तोत्र और संगीत सार शामिल है। तानसेन ने ब्रज भाषा में रचनाएं की जिनमें हिंदू प्राणों से प्रेरणा ली गई थी। उन्हें अकबर ने कई सांगीतिक उपाधियों से सम्मानित किया था जिनमें से कंठाभरण, वाणी विलास प्रमुख है। तानसेन को अकबर ने कई सांगीतिक उपाधियों से सम्मानित किया था जो कि कंठाभरण, वाणी विलास प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को दिल्ली के दरबार में अपने सिंहासन के पीछे जड़ाई की एक श्रृंखला डिजाइन करने के लिए जाना जाता है? ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जिसने अपने सिंहासन के पीछे जड़ाई की एक श्रृंखला डिजाइन करने के लिए जाना जाता है जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस की वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां, हुमायूं, अकबर, बाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के सिंहासन के पीछे एक पित्रादुरा के जड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। पित्रादुरा मुगल काल में उत्कीर्णित संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर एवं अलंकृत नमूनों को कहते हैं। जो पित्रादुरा शब्द है उसको संगमरमर या बलुआ पत्थर के रंगीन ठोस पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने को पित्रादुरा कहते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला यह पहला शासक था। जो मयूर सिंहासन है उस पर बैठने वाला पहला शासक कौन था? शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1534, 1536, 1540, 1538। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1540। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में। शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी को कन्नौज
उत्तर प्रदेश में लड़ा गया। इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जो 1540 का युद्ध है उसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। हुमायूं बाबर का पुत्र था और वह 1530 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। जो ये बिलग्राम का युद्ध हुआ था इसमें कौन हारा था? हुमायूं। और हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र, और वह 1530 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हुमायूं की आत्मकथा का नाम हुमायूं नामा है, जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूं की आत्मकथा का क्या नाम है? हुमायूं नामा, जिसको किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन है, भारत से मयूर सिंहासन लेकर कौन गया था? ऑप्शन है नादिर शाह, अहमद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह। जो मयूर सिंहासन है वो भारत से कौन लेकर गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह। भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर गया था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में वर्ष आक्रमण किया और इनके बीच करनाल में वर्ष 1739 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद शाह को हराकर बंदी बना लिया गया था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया और करनाल के बीच 1739 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद शाह हार गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। जो नादिर शाह है उसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत से जाते हुए वह प्रसिद्ध मुगल सिंहासन तख्त ए ताउस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। जो नादिर शाह है वो भारत से जाते समय जो मुगल सिंहासन था उसका तख्त ए ताउस और कोहिनूर का हीरा भी अपने साथ ले गया। मोहम्मद शाह के असंयत और विलासी आचरण के कारण उसे रंगीला कहा जाता था। जो मोहम्मद शाह है उसके कुछ ऐसे आचरण थे जिससे उसको रंगीला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन है अकबर, बाबर, शेरशाह, हुमायूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी द्वारा। जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह द्वारा बनाई गई सड़कों में पहली सड़क को सड़क ए आजम कहा जाता था। इसे ही आगे चलकर लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया। जो शेरशाह द्वारा बनाई गई जो भी सड़क थी उनको सड़क ए आजम कहा जाता था। शेरशाह ने इन मार्गों के किनारे सराएं बनवाई और जगह जगह पानी और छाया के लिए वृक्षों की व्यवस्था कराई। जो शेरशाह द्वारा जो मार्ग बनाए गए थे उस पर उसने जगह जगह पानी और छाया के लिए वृक्षों की व्यवस्था कराई थी। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। जो खानवा का युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की। यह युद्ध राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा नामक स्थान पर लड़ा गया। जो खानवा का युद्ध हुआ था वो राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा नामक स्थान पर लड़ा गया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। जो बाबर की आत्मकथा है वो किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1655 से 1709 ईस्वी, 1656 से 1708 ईस्वी, 1658 से 1707 ईस्वी,
1657 से 1609 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1658 से 1707 ईस्वी। जो औरंगजेब का साम्राज्य काल था वो 1658 से 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? औरंगजेब का। औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा 1679 ईस्वी में लागू कर दिया। जो दोबारा जजिया कर लागू करने वाला कौन था? औरंगजेब, 1679 ईस्वी में। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब को किस नाम से और जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के आदेश पर ही सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी। जो सिख धर्म के जो 9वें गुरु हैं तेग बहादुर, उनकी हत्या किसके आदेश पर हुई थी? औरंगजेब के आदेश पर। औरंगजेब द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध हैं। पहला है धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में, खजवा का युद्ध 1659 ईस्वी में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया है। कहाँ पे? औरंगाबाद में। वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बाबर, अहमद शाह, हुमायूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? बाबर। बाबर मुगल वंश का प्रथम शासक था। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर के पिता तैमूर वंशज और माता मंगोल वंशज की थी। जो बाबर के पिता हैं वो तैमूर वंशज के थे और जो उसकी माता हैं वो मंगोल वंशज की थी। बाबर ने बादशाह, गाजी और कलंदर जैसी उपाधियां धारण की। बाबर ने गाजी और कलंदर और बादशाह जैसी उपाधियां धारण कर रखी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया। इब्राहिम लोदी कौन था? सिकंदर लोदी का बेटा। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का जनक माना जाता है। बाबर को मुबैयान एक नामक पद है, उस शैली का इसको जनक माना जाता है। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घग्गर का युद्ध 1529 में। और जो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं उसको आप लोग याद कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खनवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। और जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो 1530 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने कब तक शासन किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1621 से 1659 तक, 1626 से 1659 तक, 1627 से 1660 तक, 1628 से 1658 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1628 से 1658 तक। मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने कब तक शासन किया? 1628 से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां मुगल वंश का 5वां शासक था। जो शाहजहां है वो मुगल वंश का कौन से नंबर का शासक था? 5वें नंबर का। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जो शाहजहां है उसने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला पहला मुगल सम्राट था।
शाहजहाँ, जो कि मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस है उस पर बैठने वाला पहला मुगल सम्राट था। और तख्त ए ताउस को अपने साथ कौन लेकर गया? नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है, मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ऑप्शन हो जाएगा मुकद्दम, खुरान, महंत, सामंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकद्दम। मुगल काल में जो भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? मुकद्दम। मुकद्दम पंचायत का मुखिया होता था। पटवारी गांव के राजस्व अभिलेखों की देखभाल करता था। जो पटवारी होता था वो गांव के जो भी राजस्व या अभिलेख हैं उनकी देखभाल करता था। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को किसके द्वारा स्वाधिकार किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। जो मयूर सिंहासन है जिसमें रत्न जड़ा हुआ था उसको किसने स्वाधिकार किया था? शाहजहां ने। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल सम्राट भी शाहजहां है। मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। जो मयूर सिंहासन है उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। इसे बनाने के पीछे उसका उद्देश्य अपने खजाने में मौजूद बहुमूल्य पत्थरों को दिखाना था। जो मयूर सिंहासन बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था उसका क्या उद्देश्य था कि खजाने में जो मौजूद बहुमूल्य पत्थर है उसको दिखाना। यह सिंहासन दिल्ली के लाल किले के दीवान ए खास में रखा गया था। जो मयूर सिंहासन है वो दिल्ली के लाल किले में दीवान ए खास में रखा गया था। मयूर सिंहासन को फारसी में तख्त ए ताउस कहते हैं। मयूर सिंहासन है उसको फारसी में तख्त ए ताउस कहते हैं। मयूर सिंहासन को दुनिया के सबसे महंगे सिंहासनों में गिना जाता है, जिसे 1739 ईस्वी के आक्रमण के दौरान ईरान के सम्राट नादिर शाह ने इसे लूटकर ईरान ले गया। जो मयूर सिंहासन है उसको दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन माना जाता है। और 1739 ईस्वी में आक्रमण हुआ और जो ईरान का सम्राट था नादिर शाह वह इसे लूटकर अपने साथ लेकर चला गया। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। और पहला सम्राट कौन था? शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के कब्र से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा आगरा, कराची, लाहौर, दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर। तो जहांगीर का कब्र कहाँ पे है? लाहौर में। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर में है। जो मुगल सम्राट जहांगीर है उसका मकबरा पाकिस्तान के प्रांत लाहौर शहर में है। यह मकबरा रावी नदी के किनारे शाहदरा बाग में स्थित है। जो जहांगीर का मकबरा है वो रावी नदी के किनारे शाहदरा बाग में स्थित है। इसे जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। जो बाबर का मकबरा है उसको किसने बनवाया था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने। अन्य मुगल कालीन शासक एवं उनके मकबरे, जो भी मुगल काल के जो शासक हैं और उनके जो भी मकबरे हैं उसको हम लोग देखेंगे। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में। और शाहजहां का मकबरा आगरा में। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द को निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन है नगद भुगतान, सालाना खेती योग्य भूमि, अकबर द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का सिक्का और एक तरह का कार्य। मुगल साम्राज्य में आर्थिक प्रणाली है जो पोलज शब्द वो किस चीज को निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सालाना खेती योग्य भूमि। जो पोलज शब्द है वो किस चीज को निर्दिष्ट करता है? सालाना खेती योग्य भूमि। मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली में पोलज शब्द का अर्थ है वह भूमि जहां हर साल एक के बाद एक फसल बोई जाती है।
जिसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। यह भूमि पूरे साम्राज्य में सबसे अच्छी और आदर्श भूमि मानी जाती है। जो पोलज शब्द है वो मुगल साम्राज्य में इसका अर्थ क्या होता था? वह भूमि जहाँ हर साल एक के बाद एक फसल बोई जाती है और इसको खाली नहीं छोड़ा जाता है, और यह भूमि पूरे साम्राज्य में सबसे अच्छी और आदर्श भूमि मानी जाती थी। मुगल साम्राज्य में खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीनों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था: पोलज, पर्ती, चाचर, बंजर। जो मुगल साम्राज्य में जो भी खेती करने के लिए जो ज़मीनें इस्तेमाल की जाती थी उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला पोलज, दूसरा पर्ती और तीसरा चाचर और चौथा बंजर। पर्ती भूमि को अपनी ताकत वापस पाने के लिए 1 या 2 साल तक पर्ती रखा जाता था। जो पर्ती भूमि है उसको फिर से अपनी ताकत पाने के लिए या उपजाऊ बनने के लिए उसको 1 या 2 साल के लिए पर्ती रखा जाता था। पर्ती माने उस पर कुछ बोया नहीं जाता था। चाचर भूमि को 3 से 4 साल की अवधि के लिए बिना खेती के छोड़ना पड़ता था। जो चाचर भूमि है उसको उपजाऊ बनने के लिए 3 से 4 साल तक उसको बिना खेती किए ही उसको छोड़ा जाता था। बंजर भूमि को 5 साल या उससे ज़्यादा समय तक पर्ती रखना पड़ता था। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, और जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनने के लिए करीब 5 साल तक ऐसे ही रखा जाता था। और जो मुगल साम्राज्य है उसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? ऑप्शन है 1603 से 1626, 1600 से 1630, 1601 से 1629, 1605 से 1627। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1605 से 1627। जो मुगल साम्राज्य में जहांगीर जो कि अकबर का लड़का है उसका शासनकाल किस काल में था? 1605 से 1627। मुगल सम्राट जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर मुगल सम्राट अकबर के बेटे थे। जो जहांगीर है वो अकबर का बेटा था। जहांगीर को भारत में मुगल शासनकाल का सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। जो जहांगीर है उसको मुगल शासनकाल का सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जो जहांगीर का शासनकाल है उसको चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर को सबसे ज़्यादा चित्र बनाना पसंद था, इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। जो विलियम हॉकिंस है वो जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था, और हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन हो जाएगा 1576 में, 1571 में, 1567 में, 1579 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1576 में। जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो किस वर्ष में लड़ा गया? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध महाराणा प्रताप की अगुवाई वाली मेवाड़ सेना और मान सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच हुआ था। जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप की अगुवाई वाली मेवाड़ की सेना और मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सेना के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। कौन सा मुगल बादशाह है जिसने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर पर कब्जा किया था। औरंगजेब ने किस पर कब्जा किया था? बीजापुर पर। और कौन से ईस्वी में? 1686 ईस्वी में। इस कब्जे से आदिल शाही वंश का अंत हो गया।
औरंगजेब ने जो बीजापुर पर कब्जा किया था, इस कब्जे के कारण आदिल शाही वंश का अंत हो गया। बीजापुर मुगल प्रांतीय स्थल बन गया। जो बीजापुर है, जब औरंगजेब ने उस पर कब्जा कर लिया तो वो मुगल प्रांतीय स्थल बन गया। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब्जा किया। जो 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। गोलकुंडा के शासक अबुल हसन कुतुब शाह ने शांतिपूर्वक औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जो गोलकुंडा के शासक थे अबुल हसन कुतुब शाह, उन्होंने शांतिपूर्वक औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? जो औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच जो धर्मतपुर की लड़ाई हुई थी, वो किस नदी पर हुई थी? ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा, सतलुज, कृष्णा, यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। धर्मतपुर की लड़ाई नर्मदा नदी के तट पर लड़ी गई थी। इस लड़ाई में मुगल सम्राट औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को हराया था। धर्मतपुर की लड़ाई में जो मुगल सम्राट औरंगजेब था, उसने महाराजा जसवंत सिंह को हराया था। और किस नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी का स्रोत अमरकंटक और मध्य प्रदेश में स्थित है। जो नर्मदा नदी का मुख्य स्रोत है वो अमरकंटक और मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह सूरी, कृष्णदेवराय, अकबर, हेमू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में चांदी का सिक्का जारी किया था और इसको रुपया का नाम दिया था। शेरशाह सूरी ने चांदी का एक सिक्का जारी किया जिसे रुपया कहा जाता था। इसका वजन लगभग 178 ग्रेन था और यह आधुनिक रुपए का अग्रदूत था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। जो शेरशाह सूरी है उसके बचपन का नाम क्या था? फरीद। और उन्होंने शुरुआती वर्षों में लोधी सल्तनत की सेना की सेवा की थी। और जो शेरशाह सूरी हैं उन्होंने शुरुआती समय में लोधी सल्तनत की सेना की सेवा की थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी ने किला ए कुहाना मस्जिद का निर्माण करवाया। जो शेरशाह सूरी ने कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया? किला ए कुहाना। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना फैक्ट्री स्थापित किया? तो ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा भड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की थी। अंग्रेजों को व्यापारिक अपनी कोठी स्थापित करने के लिए जहांगीर से अनुमति मिली थी 1613 ईस्वी में। और 1623 ईस्वी तक उन्होंने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, भड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर ली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसका मकबरा भारत का पहला बाग मकबरा था? ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं का मकबरा पहला बाग मकबरा था। 1570 ईस्वी में निर्मित हुमायूं का मकबरा विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। जो हुमायूं का मकबरा है कब बना था? 1570 ईस्वी में। और यह विशेष एक महत्व रखता है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। इस मकबरे का निर्माण
हमीदा बानो बेगम हाजी बेगम ने करवाया था। जो यह हुमायूं का मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम। यह संरचना लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। जो हुमायूं का मकबरा है वह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, लेकिन इसके किनारों पर सफ़ेद और काले संगमरमर का उपयोग किया गया है। वर्ष 1993 में यूनेस्को ने हुमायूं के मकबरे को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। जो हुमायूं का मकबरा है उसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया था? 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं ने दीन पनाह शहर की नींव रखी लेकिन इसको पूरा नहीं कर सका। मुगल बादशाह हुमायूं ने दीन पनाह नगर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका क्योंकि शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया और दीन पनाह नगर के स्थान पर ही शेर शाही या शेरगढ़ के नाम से अपनी नई राजधानी का निर्माण कराया, जिसे पुराना किला कहा जाता है, जो अब दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में स्थित है। हुमायूं ने जो नगर की नींव रखी थी दीन पनाह नगर की, वो उसको पूरा नहीं कर पाया क्योंकि शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में ही हुमायूं को पराजित कर दिया और दीन पनाह नगर के स्थान पर उसने शेर शाही या शेरगढ़ के नाम से अपनी नई राजधानी बनाई और जिसको पुराना किला कहा जाता है और अब यह दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? ऑप्शन हो जाएगा अकबर, हुमायूं, बाबर, दारा शिकोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने शुरू किया था। मनसब का अर्थ है सेना में पद या रैंक। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन व भत्ते निर्धारित होते थे। मनसब का अर्थ क्या है? सेना में पद या रैंक, और मनसब के ही आधार पर अधिकारियों के जो वेतन और भत्ते होते थे उसको निर्धारित किया जाता था। प्रायः मुगलों की सैनिक भर्ती जाति अथवा वंश के आधार पर की जाती थी। जो मुगल काल में जो सैनिकों की भर्ती होती थी वो जाति और वंश के आधार पर होती थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, हेमू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया था। यह पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें बारूद और जो तोपखाने भी शामिल किए गए थे। काबुल के शासक बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हराया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर, जिसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। जहांगीर स्वभाव से प्रकृतिवादी था और वनस्पतियों तथा जीवों के चित्रों को पसंद करता था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन, उस्ताद मंसूर तथा बिशनदास थे। जहांगीर के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो कौन थे? अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशनदास थे। सिखों के गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। जहांगीर द्वारा किसको मृत्युदंड दिया गया था? जो सिखों के गुरु थे अर्जुन देव, उनको
दिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। बादशाहनामा पुस्तक शाहजहां के बारे में लिखी गई है। यह पुस्तक अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई है, जो मुगल सम्राट शाहजहां के शासन के दौरान एक यात्री और दरबारी इतिहासकार थे। जो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, वो मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान यात्री और दरबारी इतिहासकार थे, जिन्होंने बादशाहनामा पुस्तक लिखी है। अब्दुल हमीद लाहौरी अबुल फजल के एक शिष्य थे। जो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, वो किसके शिष्य थे? अबुल फजल के। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित संस्करण पहली बार एशियाटिक सोसाइटी द्वारा दिसंबर में प्रकाशित किए गए थे। अकबरनामा और बादशाहनामा जो कि संपादित संस्करण हैं, वो पहली बार एशियाटिक सोसाइटी द्वारा दिसंबर में प्रकाशित किए गए थे। बादशाहनामा में शाहजहां के शासन के दौरान के जीवन और उस समय की जो भी गतिविधियां थी उसका वर्णन मिलता है। किसमें? बादशाहनामा पुस्तक में। और ये आखिरी क्वेश्चन और आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन जवाब का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दीजिएगा। आई होप आप आई लोगों होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी तो लगी लाइक होगी। कमेंट शेयर एंड अगर चैनल ये को क्लास आप सब्सक्राइब लोगों को कर पसंद दीजिएगा। आई होगी तो मिलते हैं तो अगली लाइक, क्लास में। कमेंट सभी एंड को राधे शेयर राधे। कर दीजिएगा थैंक यू। और चैनल को